हेलो बच्चों, इट्स मी अजय। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 11th का पार्ट 2, जो हम कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पार्ट 1 के अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी एंड लास्ट टॉपिक हमने क्या करा था, लिक्विड ड्रॉप मेथड। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। एंड आज का हमारा पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट बाय डायमेंशंस। डायमेंशंस का यूज़ करके हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा मोटिवेशन है। बाय यूजिंग डायमेंशंस वन सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर बाय डायमेंशंस यूजिंग। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो है n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। अब इसमें n1 क्या है, नंबर ऑफ वैल्यू जो हमें गिवन होगी, n2 नंबर ऑफ वैल्यू जो पूछी जाएगी, एंड u1 वो डायमेंशंस है जो गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, एंड u2 वो डायमेंशंस है जो हमें निकालेंगे, यानी कि जो पूछे गए हैं डायमेंशंस। अब सिस्टम्स जो है हम किस में चेंज करेंगे, यानी कि सिस्टम हमारे पास है एम के एस का सिस्टम होता है एंड सी जी एस का सिस्टम। एम के एस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। जब हमारी यूनिट जो है मेज़र करते हैं किसमें, किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड्स, इन टर्म्स में जब हम इसको यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं एम के एस सिस्टम। जब ये यूनिट्स चेंज हो जाती हैं सेंटीमीटर में, ग्राम एंड सेकंड में, टाइम की तो सेम ही रहती है, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं सी जी एस सिस्टम। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट 4 जूल इनटू अरब्स। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4 जूल है, 4 जूल है, यानी कि ये एम के एस का सिस्टम है। जूल की यूनिट क्या होती है, जूल मतलब कि एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमें पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशंस क्या होंगे, m1 l2 t-2। डायमेंशंस हमें पता है। अब सी जी एस सिस्टम में क्या होगा, डायमेंशंस जो है वो तो सेम ही रहेंगे, बस किलोग्राम से वो ग्राम में हो गया चेंज। एम के एस के अंदर हम मास को किलोग्राम में लेते हैं, सी जी एस में ग्राम में लेते हैं। एंड मीटर को एम के एस में हम मीटर को उसमें लेंगे यूनिट, मीटर में, एंड उसमें सी जी एस में सेंटीमीटर में लेते हैं। एंड टाइम की तो सेम ही रहती है, सेकंड, उसमें भी सेकंड। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, फॉर्मूला पहले अप्लाई करा हमने फॉर्मूला, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। अब n1 u1 किसके लिए है, जूल के लिए जो हमें गिवन है 4 जूल। एंड n2 u2 किसके लिए है, अर्ग के लिए। इसमें हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो 4 जूल यानी कि n1 की वैल्यू क्या है 4, ये वैल्यू हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। एंड u1 क्या थे, डायमेंशंस जो हमें गिवन होंगे, जूल हमें गिवन है यूनिट, तो इसके लिए डायमेंशंस क्या होंगे, m1 l2 t-2। ये एम के एस सिस्टम के लिए हमारे पास इतना निकल गया। अब n2 हमें निकालना है, नंबर ऑफ वैल्यू जो है इसमें पूछी गई है, तो n2 निकालेंगे, इसलिए n2 वैसे ही रखा है। एंड u2 क्या है, डायमेंशंस। एम के एस के जो डायमेंशंस है इसमें यही डायमेंशन सेम रहेंगे सी जी एस सिस्टम में भी, तो m1 l2 t-2, इसके भी डायमेंशंस वही है। अब हमें निकालनी है n2 की वैल्यू, तो डायमेंशंस को इसके अपॉन में भेजा, एम के एस के जो डायमेंशंस है इसके अपॉन में भेज दिए हमने सी जी एस के डायमेंशंस को। एंड 4 जो है ये तो हमारा कांस्टेंट ही है, इसको अलग ही रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमें भी, तो 4 अलग है। हम मास के नीचे मास, लेंथ के नीचे लेंथ, एंड टाइम के नीचे टाइम। अब डायमेंशंस को क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि मास किसके अंदर, ये एम के एस वाला सिस्टम है, ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारा वो एम के एस का सिस्टम है, तो उसमें यूनिट्स हमारी किस में होती है, किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड। तो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम,
लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, टाइम की सेकंड। तो मास की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, m की पावर 1 है मतलब कि किलोग्राम, इसकी पावर भी 1 ही है। L2 यहाँ पर पावर 2 है तो मीटर स्क्वायर हो गया, m की पावर भी 2 हो गई। t की पावर -2 है यहाँ पर, तो सेकंड s की पावर -2 हो गई। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ये सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस में यूनिट किस में होती है, ग्राम में, ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकंड। तो मास की यूनिट हमने क्या रखी इसमें, ग्राम, लेंथ की सेंटीमीटर, टाइम की तो सेकंड ही रहती है। अब यहाँ पर m की पावर क्या है 1 यानी कि ग्राम, इसकी भी पावर क्या है 1 यहाँ पर। l की पावर क्या है 2 है, तो नीचे आ गए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। t की पावर -2 तो पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊपर भी पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे भी पर सेकंड स्क्वायर है, तो एस तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ऐसे ही पूरा का पूरा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, किलोग्राम अपॉन में ग्राम, मीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम को हम ग्राम में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। हम्म, तो 1 kg मतलब कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, यहाँ पर हमने रख दिया 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, वो तो है ही। एंड मीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को भी हम चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर है यानी कि 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 100 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊपर और नीचे दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम है, तो जी से जी कैंसिल एंड सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचे, 4 इंटू, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100 2 टाइम्स है। ओके, तो कितने जीरोज हो गए, 4 इंटू 3 4 5 6 7, 4 इंटू 10⁻⁷ अर्ब, ये हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई, हमने कैलकुलेट यहाँ से कर लिया। ओके, इसी तरीके से इस इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते, इनकी अप्रोच ऐसी ही होती है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इन्हें। अब एक न्यू एग्जांपल देखते हैं, रोटेट कर दो उसे पहले एक सेकंड। ओके, अब एक ये वाला एग्जांपल देखते हैं। उस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, जूल से अर्ग में चेंज करा था हमने, यानी कि एमकेएस से सीजीएस में चेंज करा। अब सीजीएस से एमकेएस में चेंज करेंगे, इस टाइप का भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है, 12 अर्ग, 12 अर्ग सीजीएस सिस्टम है, इसको चेंज करना है जूल के अंदर एमकेएस सिस्टम में। अर्ग, इसकी यूनिट हमें पता है क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। एंड जूल की किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। N1U1 किसके लिए हो गया, ये अर्ग के लिए हो गया इस बार, एंड N2U2 किसके लिए हो गया, जूल के लिए। ओके, नाउ N1, N1 जो हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है 12, ये क्या है N1, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया N1 की जगह 12। एंड U1 अर्ग, इसके डायमेंशंस, इस अर्ग की यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस M1 L1 L2 T-2, ये CGS सिस्टम के लिए है। ओके, एंड
राइट हैंड साइड में हमारे पास N2 एंड U2 है। N2 इसकी हमें वैल्यू निकालनी है एंड U2 इसके डायमेंशंस हमारे पास है। N2 की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे ही रखा है। U2 की डायमेंशंस रख दिए यहाँ पर M की है सिस्टम में, तो M1 L2 T-2। अब N2 हमें निकालना है, तो MKS को अब CGS के डायमेंशंस के नीचे रखेंगे। अब इसको अपॉन में भेज दिया हमने, तो 12 की जगह 12, ये तो कांस्टेंट ही है। M के नीचे M, L के नीचे L एंड T के नीचे T। तो CGS में हमारे पास क्या क्या थे, M1 L2 T-2 एंड MKS में M1 L2 T-2। इसके अपॉन में भेजा तो M1 अपॉन में M1, L2 अपॉन में L स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, T⁻⁻2 अपॉन में T⁻⁻2। अब ऊपर ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर में CGS सिस्टम। अब उसकी यूनिट्स रख दी यहाँ पर हमने। मास CGS में ग्राम होता है, लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम सेकेंड। यहाँ पर इसकी पावर भी रख दी। M की पावर यहाँ 1 है तो ग्राम की पावर भी 1, L की पावर 2 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, T की पावर -2 है तो पर सेकेंड स्क्वायर, S की पावर -2 हो गया। अब अपॉन में डिनोमिनेटर जो है ये किसके अंदर है, MK सिस्टम। तो MK सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स होती है, किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। तो मास की यूनिट हमने रख दी यहाँ पर किलोग्राम, लेंथ की मीटर एंड टाइम की सेकेंड। इसी तरीके से इसकी पावर भी रख दिए। M की पावर 1 है, यहाँ पर किलोग्राम की पावर 1, L की पावर 2 है तो यहाँ मीटर की पावर 2 मीटर स्क्वायर एंड T की पावर -2 है तो यहाँ पर S की पावर -2। अब इन दोनों को अब इन्हें चेंज करते हैं, ग्राम वो तो वैसे ही रहेगा, पर किलोग्राम इसको हम चेंज कर सकते हैं किस में, 1000 ग्राम में। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये तो हमें पता है। तो 1000 ग्राम हमने यहाँ पर रख दिए। एंड सेंटीमीटर स्क्वायर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, 2 टाइम्स 100 आ गया। एंड ऊपर पर सेकेंड स्क्वायर है, नीचे भी पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इससे ये पूरा कैंसिल। तो हमारे पास इतना बचा, 12 ग्राम अपॉन में 1000 ग्राम एंड सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यूनिट्स यहाँ से भी कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर पावर क्या बची, 357। तो 12 इंटू मतलब कि पावर हमारे पास क्या बची, 12 अपॉन में 10⁻⁷। अब ये अपॉन में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 12 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 7 एंड ये हमारी जूल में कन्वर्ट हो गई। तो N2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से बाकी के भी क्वेश्चंस को सेम करना है। अब हमने देख लिया जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड अर्ग को जूल में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हम चेंज करेंगे न्यूटन को डाइन में। न्यूटन MKS सिस्टम में, डाइन CGS सिस्टम में। तो कन्वर्ट करना है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट करो 1 न्यूटन को डाइन के अंदर। तो न्यूटन की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डाइन की क्या होगी फिर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N1U1 इजिकल्स टू N2U2। N1U1 किसके लिए है, न्यूटन के लिए। N2U2 किसके लिए है, डाइन के लिए।
न्यूटन एमके सिस्टम है, डाइन सीजीएस सिस्टम है। अब सेम N1 की वैल्यू हमें गिवन है क्या, 1, एंड न्यूटन इसके डायमेंशंस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम यानी कि m की पावर 1, मीटर l की पावर 1 पर सेकेंड स्क्वायर t की पावर -2। तो यहाँ से हमने डायमेंशंस भी बना लिए, m के इसके लिए आ गया, n2 की हमें वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज़ रखा। इसके डायमेंशन CGS में सेम ही होंगे, m1 l1 t-2। अब इसको इसके अपॉन में भेज दिया हमने, ऊपर MKS सिस्टम है, नीचे CGS सिस्टम है। नाउ अब MKS वाला जो है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को 1000 ग्राम रखा हमने, मीटर को 100 सेंटीमीटर, एंड सेकंड वाला तो ऑलमोस्ट कैंसिल ही होता है हमेशा। अब हमारे पास क्या बचा, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, ग्राम से ये भी ग्राम कैंसिल, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ये भी कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, 1 × 10⁵, 1 × 10⁵ टाइम। ये हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई। बस यही अप्रोच रखनी है हर क्वेश्चन में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, डाइन से अब चेंज करेंगे न्यूटन में। ओके, डाइन से न्यूटन में, ये CGS से MKS में सेम वही अप्रोच, N1 U1 इज टू N2 U2। N1 U1 किसके लिए हो गया, डाइन के लिए, N2 U2 न्यूटन के लिए। अब N1 की यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी है, N1 क्या था 7, डाइन में गिवन है 7, N1 की वैल्यू हो गई। डाइन इसकी यूनिट डायमेंशंस पता है, m1 l1 t-2, CGS सिस्टम है। N2 इसे हमें निकालना है, डायमेंशंस MKS में m1 l1 t-2। अब इसको अपॉन में भेज दिया यहाँ पर अगेन, अपॉन में भेजने के बाद ऊपर क्या है, CGS सिस्टम, अपॉन में क्या है, MK सिस्टम। CGS को कन्वर्ट करा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, MKS को कन्वर्ट करा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला तो कैंसिल हो जाता है पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों ऊपर भी पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे भी पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, ग्राम अपॉन में किलोग्राम, सेंटीमीटर अपॉन में मीटर। ग्राम को ग्राम ही रखेंगे, किलोग्राम को 1000 ग्राम में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर को 100 सेंटीमीटर। तब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 10⁵ अपॉन में 7 अपॉन में 10⁵। तो 10⁵ को ऊपर लेके आए न्यूमरेटर में, तो उस N2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 × 10⁻⁻5 न्यूटन में। तो डाइन से अब हमने इसको किस में चेंज कर लिया है, न्यूटन में। अब एक क्वेश्चन और, कन्वर्ट 15 जूल पर सेकेंड इनटू अर्ग पर सेकेंड। अभी तक तो हम जूल से अर्ग में चेंज कर रहे थे, पर अब हम जूल पर सेकेंड को अर्ग पर सेकेंड में चेंज करेंगे। जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर थी इसमें जूल की यूनिट। ये जूल की यूनिट क्या थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहाँ पर क्या है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड यानी कि जूल की जो यूनिट है वो तो है ही, इनटू में s की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर हमेशा ऐड होती है। तो पर सेकेंड स्क्वायर जो थी वो पर क्यूब हो जाएगी, यानी कि किलोग्राम, ये यूनिट हुई किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड क्यूब, ये यूनिट बनेगी। अब यहाँ पर हमने MKS के अंदर यूनिट रख ली, यहाँ पर 15, 15 क्या है, N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू पुट कर ली 15। U1 डायमेंशन, डायमेंशन रख लिए m1 l2 t-3, ये MK सिस्टम के हो गए। N2 हमें निकालना है, एंड CGS सिस्टम में भी डायमेंशन सेम होगी। अब N2 हमें निकालना है, तो N2 हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में रख दिया, बाकी इसको अपॉन में भेजा इसके 15
एंड m1 के अपॉन में m1, l2 के अपॉन में l2, t की पावर -3 अपॉन में t की पावर -3। ऊपर क्या था mks, नीचे क्या था cgs। mks उसकी यूनिट शक्ति किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। cgs की तो यूनिट यहाँ पर रखी हमने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। किलोग्राम को चेंज कर लिया 1000 ग्राम में, मीटर स्क्वायर को 2 टाइम्स ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब अपॉन में भी पर सेकंड क्यूब। इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 10 की पावर बची 7, तो 15 इंटू 10 की पावर 7 अर्ब पर सेकेंड, ये हमारे पास n2 की वैल्यू आ गई। ओके। अब ये दो क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए होमवर्क, ट्राई जरूर करना, ये भी सिंपल ही है। किलो किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज करना है सेंट सी जी एस में, सी जी एस सिस्टम में। ये हमारे एम के सिस्टम गिवन है एंड सी जी एस सिस्टम में चेंज करना है। ये n1 की वैल्यू है, ये u1 के डायमेंशंस है, इससे हम निकाल सकते हैं डायमेंशंस क्या होंगे, m2 l1 t -2 एंड इसी बस सीजीएस में चेंज करना है, सिंपली हो जाएगा। इसमें ये सीजीएस सिस्टम गिवन है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंट पर सेकंड क्यूब, सॉरी पर सेकंड क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब। ये हमें सीजीएस गिवन है, एम के एस में चेंज करना है। n1u1 इजिकल्स टू n2u2, ये सीजीएस के लिए हो गया, ये एम के एस के लिए हो गया। बस वैल्यूज पे पुट करना है, डायमेंशंस पुट करने हैं और n2 की यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी इजीली। ओके। अब स्टार्ट करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स। ये तीनों सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाला टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ये जो है एक मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस ये हम यूज़ क्यों करते हैं, जो हार्ड कैलकुलेशंस होती है, बहुत ही टफ होती है जो कैलकुलेशंस, उन्हें इजी बना देता है काफ़ी। मतलब कि वो क्वेश्चंस जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते इन्हें, हम उन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं लॉग एंड एक्सपोनेंशियल का यूज़ करके। इसमें भी क्या लिखा है, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर मैथमेटिकल फंक्शन विच आर मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग हार्ड कैलकुलेशन इजियर। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं हार्ड कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर ऑलवेज टेकन फॉर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब कि डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी होती है सिर्फ उन्हीं के लिए हम लॉग एंड एक्सपोनेंशियल लेते हैं। लॉग क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है, लॉग डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल जिसको हम एंटी लॉग भी कहते हैं, मतलब कि लॉग को रिमूव करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हैं। ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है एंड डायमेंशन लेस ये भी है। एग्जाम्पल जैसे कि एक्सपोनेंशियल हमें गिवन है a अपॉन में b। अब इसके अगर हम डायमेंशंस निकालें, एक डायमेंशंस ऑफ a अपॉन में डायमेंशंस ऑफ b, तो इनके डायमेंशंस क्या आएंगे, डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल जो है क्या है, डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन के कुछ भी नहीं होंगे, तो m0 l0 t0। बस इसी तरीके से लॉग भी है, जैसे लॉग अल्फा बीटा अपॉन में a, तो इसके डायमेंशन अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे, अल्फा के डायमेंशंस इंटू बीटा के डायमेंशंस अपॉन में ए के डायमेंशंस। किसके इक्वल हो गए, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो जीरो ही होंगे इसके पावर से। अब एक क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन है p इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा ई अपॉन में t। p क्या है, प्रेशर,
ए हमें इसके डायमेंशंस निकालने हैं, ई एक्सपोनेंशियल, अल्फा इसके डायमेंशंस हमें निकालने हैं, ई एनर्जी है एंड टी टाइम है। तो पहले हम इसके डायमेंशंस को निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल को। तो अल्फा ई अपॉन में टी, इनके जो डायमेंशंस हैं वो किसके इक्वल होंगे, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू यानी कि अल्फा के डायमेंशंस निकाल सकते हैं इजीली। ई को हमने इसके अपॉन में भेज दिया एंड टी को ऊपर भेज दिया। वो टी गया मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि एम जीरो एल जीरो टी जीरो इंटू टी के डायमेंशंस एम जीरो एल जीरो टी वन एंड ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशंस एम वन एल टू टी माइनस टू, ये अपॉन में गया। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी, पावर ऐड होगी, एम जीरो है, यहाँ भी जीरो है, जीरो ही रहेगी, एल भी जीरो, टी जीरो प्लस वन यानी कि टी की पावर वन। तो डायमेंशंस क्या बने, एम जीरो एल जीरो टी वन ऊपर एंड नीचे एम वन एल टू टी माइनस टू। तो चेंज करें अगर हम तो डिवीज़न में है, डिवीज़न में क्या होते हैं, पावर हमेशा माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है पावर, यानी कि जीरो माइनस वन, एम की पावर जीरो माइनस वन करेंगे तो क्या आएगी, एम की पावर माइनस वन एंड जीरो माइनस टू करेंगे एल की पावर माइनस टू, वन माइनस माइनस टू यानी कि माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, वन प्लस टू क्या हुआ थ्री। तो अल्फा के डायमेंशन हमारे पास क्या है, एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस टू टी की पावर थ्री, ये हमारे पास आ गए अल्फा के डायमेंशंस। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पी यानी कि प्रेशर, वो किसके इक्वल है, ए के डायमेंशंस इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा ई अपॉन में टी। ए, अब इसके डायमेंशंस यानी कि एक्सपोनेंशियल है, इसके डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है, ये तो हमें पता है, किसके इक्वल है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये रख दी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ए के डायमेंशन हमें निकालने हैं एंड पी के डायमेंशंस यानी कि प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू यानी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ए के भी डायमेंशंस निकाल लिए, अल्फा के भी डायमेंशंस आ गए, ए के भी डायमेंशंस आ गए इजीली। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का ही। क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना गाइस, फोटो की क्वालिटी में अच्छी नहीं है सब। अब क्वेश्चन है, टी इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा जेड अपॉन में के थीटा। यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ओके, ये करेक्शन कर लेना है, यहाँ पर प्लस है, अल्फा जी अपॉन में के थीटा। अब के क्या है इसमें, के की हमें यूनिट गिवन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पर केल्विन। ओके, डायमेंशंस क्या होंगे के एम वन एल टू टी माइनस टू एंड थीटा माइनस वन। थीटा, थीटा क्यों आ गया, क्योंकि ये जो है ये टेम्परेचर के लिए है, केल्विन है, केल्विन की पावर माइनस वन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर थीटा लिया है डायमेंशन के अंदर, एम वन एल टू टी माइनस टू एंड थीटा माइनस वन एंड पी जो है प्रेशर है, जेड डिस्टेंस है, थीटा टेम्परेचर है। बच्चों ये टी नहीं है, ये पी है, यहाँ पर भी करेक्शन कर लेना, ये पी है। ओके, पी इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा ई रेस टू द पावर अल्फा जेड अपॉन में के थीटा। अब एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल किस लिए यूज करते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए। तो इसके डायमेंशंस अल्फा जेड अपॉन में के थीटा, इनके जो डायमेंशंस हैं किसके इक्वल होंगे, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है इसलिए।
अब यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा के डायमेंशंस कैसे निकलेंगे? जेड। जेड मतलब कि यहाँ पर क्या गिवन है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो डायमेंशंस m0 l1 t0। तो इसको इसके अपॉन में भेज दिया हमने जेड को। एंड के के डायमेंशंस ये रहे। इसको ऊपर मल्टीप्लीकेशन में गया इसके साथ में। एंड थीटा। थीटा क्या है? थीटा की पावर 1 यानी कि टेम्परेचर। तो m0 l0 t0 एंड थीटा की पावर 1। तो अल्फा के डायमेंशंस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कहेंगे m1 l1 t-2 थीटा की पावर 0। कैसे? m1 यहाँ पर 0 है, प्लस करेंगे m1 रहेगा, l2 ये 0 है, l2 t की पावर -2 यहाँ पर थीटा की पावर -1 है, यहाँ पर +1 है, इससे कैंसिल, तो थीटा की पावर क्या हुई? 0। तो m1 l2 t-2 अपॉन में m0 l1 t0। डायमेंशंस निकालेंगे तो 1 - 0 1, m1 2 -1 1 -2 -0 -2। सो अल्फा की डायमेंशंस क्या है? अल्फा इज इक्वल डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू m1 l1 t-2 थीटा 0। ओके, नाउ डायमेंशंस ऑफ पी, प्रेशर। प्रेशर के डायमेंशंस कैसे निकलेंगे? अल्फा अपॉन में बीटा गिवन है, पी इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन में बीटा। एंड इसकी एंड एक्सपोनेंशियल वाला जो है इसके डायमेंशंस तो जीरो ही रहेंगे, तो लिखने का भी कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखा नहीं है। तो पी डायमेंशंस ऑफ पी इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन में डायमेंशंस ऑफ बीटा। पी प्रेशर। प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l-1 t-2। m1 l-1 t-2 ये हो गए प्रेशर के डायमेंशंस। अल्फा। अल्फा के डायमेंशंस अभी हमने यहाँ पर निकाले थे, पुट कर दिए। एंड बीटा। बीटा के डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं। बीटा को यहाँ पर ऊपर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी ऊपर आ गए बीटा। देन ये वाले डायमेंशन इसके अपॉन में आ गए। सो m1 l1 t-2 थीटा की पावर 0 अपॉन में m1 l-1 t-2। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ना ऊपर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर लेंगे पावर को। डिवाइड में हमेशा पावर माइनस होती है, तो m की पावर ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, 1 - 1 0, m की पावर 0। l 1 है ऊपर, नीचे -1 है। देन l 1 -1 यानी कि 1 + 1 दैट इज 2, l की पावर 2। एंड t की पावर -2 अपॉन में t की पावर -2। तो -2 -2 यानी कि 0। यहाँ पर 3 नहीं है भाई, यहाँ पर 0 होगा, ये करेक्शन कर लेना। 0, टी की पावर यहाँ 0 है। तो बी के डायमेंशंस क्या है? m0 l2 t0। ओके, बस इसी टाइप से ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस हैं लास्ट के, ये आप दोनों खुद से ट्राई करना। इजी है ये भी, सेम ऐसे ही अप्रोच रखना है जैसे ही बाकी का हमने ये दो क्वेश्चन अभी सॉल्व करें, सेम इसी तरीके से है। सब कुछ गिवन है, आंसर भी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। लगता है 2 पेज ऐड हो गया शायद गलती से, कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो पहले पढ़ते हैं कि रेडियन क्या होता है। रेडियन एक एंगल है जो फॉर्म होता है प्लेन फिगर के अंदर, यानी कि जैसे कि एक ट्राइंगल, पतला सा ट्राइंगल, उसमें जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलेंगे रेडियन। मतलब जिसके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं है सिर्फ लेंथ के अलावा, मतलब कि वो वन डायमेंशनल बॉडी है। एंड स्टेरेडियन क्या होता है? एक सॉलिड एंगल होता है जो फॉर्म होता है थिक फिगर के अंदर, यानी कि जिसके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, जिसे हम 2D बॉडी भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल बॉडी। तो ये हमारे पास एक थिन ट्राइंगल है, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो रेडियन में होगा। ये रेडियस है इतना, तो
यहाँ से यहाँ तक का क्या बना, आर्क। ओके, एंड स्टेरेडियन में क्या होता है, ये थ्री एक 2D बॉडी बन जाती है, 2D, यानी कि जैसे एक कोन। कोन यहाँ पर ये स्टेरेडियन का एंगल बन जाएगा। एंड रिप्रेजेंट करने का साइन होता है इसका, या तो एस आर लिख दो या फिर ओम का साइन बना दो। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का, एंड ये कोण है तो यहाँ पर एक रेडियस भी बनेगा इसका भी, अंदर सर्कल का भी। जब 2D प्लेन हो तब स्टेरेडियन का एंगल बनता है, जब 1D प्लेन हो तब उसमें रेडियन बनता है। ओके, फॉर्मूला है स्टेरेडियन निकालने का, आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ओके, आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एक इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल भी है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेडियन एंड स्टेरेडियन। एंगल सबटेंडेड, मतलब कि इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ मेन बॉडी एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मतलब कहना चाह रहा है एंगल सबटेंडेड, ये एक वो एंगल है जहां से पॉइंट्स के बीच में का एक वो एंगल है जहां से मेन बॉडी और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां से हम देखते हैं, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, जैसे ये हो गया मेन बॉडी, मेन बॉडी का पॉइंट। ओके, एंड यहाँ पर है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ से हम जब इसको देखेंगे तो ये जो एंगल बनाएगा इसी को ही बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। ओके, अगर बॉडी वन डायमेंशनल है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, अगर बॉडी वन डायमेंशनल है जिसके पास सिर्फ लेंथ होती है, तो वो एंगल जो बनाता है वो रेडियन में होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बॉडी टू डायमेंशनल है, मतलब जिसके पास लेंथ भी है एंड ब्रेथ भी है, वो जो एंगल सबटेंड करता है उसको स्टेरेडियन बोलते हैं। एंड स्टेरेडियन निकालने का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या, आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, हायर द एरिया ऑफ टू डायमेंशनल बॉडी हायर द स्टेरेडियन, यानी कि जितना ज़्यादा टू डायमेंशनल बॉडी में जितना ज़्यादा एरिया होगा, स्टेरेडियन जो है वो भी उतना ही होगा। आर्क, अगर हम आर्क निकालना चाहे, जैसे यहाँ पर स्टेरेडियन का फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। जितना ज़्यादा एरिया, आर्क कैसे निकलेगा, पाई इंटू में, यहाँ पर इसका ये जो ये वाला है, ये डिस्टेंस, ये क्या था, 0.1, 0.1 है, पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ही तो निकाला है हमने इसका, यहाँ का क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का था 0.2 मीटर, ये रेडियस हो गया 0.2 मीटर स्क्वायर। आर्क पाई आर स्क्वायर, तो मतलब कि एरिया तो निकाल लें हम, तो हायर द एरिया ऑफ टू डायमेंशनल बॉडी, जितना ज़्यादा एरिया होगा टू डायमेंशनल बॉडी में उसका स्टेरेडियन भी उतना ही होगा। यानी कि स्टेरेडियन जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया की। एंड इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे देन स्टेरेडियन विल बी स्मॉलर, मतलब जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जैसे ये है, ये हमारा मेन बॉडी का पॉइंट हो गया एंड ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये जितना ज़्यादा होगा, स्टेरेडियन जो है उतना ही कम होगा। ये इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टेरेडियन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस की, यानी कि रेडियस जो है डिस्टेंस ही तो है वो। इसीलिए ये वहाँ पर प्रॉपर्टी है, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे देन स्टेरेडियन विल बी स्मॉलर।
ऑब्जर्वेशन पॉइंट जितना ज़्यादा दूर होगा स्टेरेडियन भी उतना ही कम होगा। स्टेरेडियन इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेरेडियन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है आर्क, जब हमने आर्क निकाला तो क्या है, पाई आर स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मतलब कि एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, यही होती है। एंड अपॉन में भी क्या है, डिस्टेंस यानी रेडियस, रेडियस कितना था, उसकी भी यूनिट किस में है, मीटर में। एंड मीटर का क्या है, स्क्वायर। तो डायमेंशन जो है इसके, तो ऐसे यूनिट तो कैंसिल हो गई, इसीलिए स्टेरेडियन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। बस यही था कॉन्सेप्ट स्टेरेडियन का एंड रेडियन का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, इसमें हमारे पहला आता है डिफरेंशिएशन, या फिर इसे हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब in any equation there are two types of quantity, variable and constants. Variable can change, constant remains fixed। मतलब कि किसी भी इक्वेशन के अंदर दो टाइप्स की क्वांटिटी, वेरिएबल और क्वांटिटी होती है, एक होती है वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, एंड कांस्टेंट जो हमेशा फिक्स रहता है। For bigger change we use delta, and for smaller change we use small d। ओके, डिफरेंशिएशन में यानी कि डेरिवेटिव्स में हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर दो क्वांटिटी होती है, एक होती है वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती। जब ज़्यादा बड़ा चेंज होता है तो हम इसमें यूज़ करते हैं डेल्टा को, एंड जब स्मॉल चेंज होता है, छोटा चेंज, तब उसमें हम स्मॉल डी का यूज़ करते हैं। बिग चेंज मतलब कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स बिग चेंज है, इसका मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यानी कि जैसे हमारे पास एक्स फाइनल हमें गिवन है 4 एंड इनिशियल 2, 4 माइनस 2, 2 बचा। तो यही है चेंज इन बिग चेंज, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2। स्मॉल चेंज में क्या होगा, डी एक्स। अब कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, जैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कह रहे हैं, वाई को डिफ्रेंशिएट करना है किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स को, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉट अ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन कौन सा नहीं होता है, डी वाई बाई डेल्टा एक्स, ये कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है स्मॉल चेंज है, बट नीचे बिग चेंज है, ये पॉसिबल नहीं होता इसमें, डिफ्रेंशिएशन में। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि जेड, इसको कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन में डी जेड। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक पॉइंट याद रखना कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको इस तरीके से लिखेंगे डी जेड वाई डी वाई। ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो वो जीरो के इक्वल ही आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जिसे देख लो क्या है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उस वेरिएबल पर लगाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, मतलब यानी कि ये
डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उस वेरिएबल पे लगाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। मतलब जैसे y इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की पावर n गिवन है, एक इक्वेशन है। तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर n माइनस वन। ये डिफरेंशिएशन में कैसे आया? अब देखो कांस्टेंट है पर साथ में एक वेरिएबल भी है। तो कांस्टेंट का हमने डिफरेंशिएशन देखा था, क्या था? जीरो। लेकिन वो तभी होगा जब सिंगल कांस्टेंट ही हो, मतलब कांस्टेंट के साथ में और कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तब हम उसका डिफरेंशिएशन सीधा जीरो के इक्वल कर सकते हैं। पर अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन कभी जीरो नहीं होता। तो हम उसको कांस्टेंट एज अ मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट कर देते हैं, उसको कांस्टेंट अलग ही रखेंगे, तो ए की जगह ए ही रहेगा। तब x की पावर n जो है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x की पावर n, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आओ नीचे, एंड देन पावर में से माइनस कर दो वन को, यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन है। तो कैसे निकालेंगे? n मल्टीप्लाई में ले आओ इनटू x, इसकी पावर जो थी n में से एक माइनस कर दो। ये बन गया हमारे पास x का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए इसे हमने। y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर n। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बना? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर n माइनस वन। बस एक यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, इसे याद रख लो। एंड बाकी फिर हम इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे क्वेश्चन हमें ये गिवन है y इज इक्वल्स टू 5x³ प्लस 7x² प्लस 10x प्लस 11। अब 5x³, ये 5 जो है ये तो कांस्टेंट है, पर x तो वेरिएबल है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं कर सकते। वैसे ही इसमें भी x के साथ में है, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। इसमें भी x के साथ में है तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। पर 11, ये इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंशिएट y, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। अब इसको लिखने का तरीका हमने देखा था पहले, क्या था? dy बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अब कैसे करेंगे? 5 इंटू एक्स की पावर 3 है, और 5 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे ही रख दो। ओके, एंड देन x की पावर 3 है, यानी कि x की पावर n। क्या सीखा था उसमें हमने? n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड जो x की पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी हमने अप्लाई करा। n क्या है यहाँ पर? 3, तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया, एंड x की पावर यहाँ पर 3 माइनस वन करेंगे तो क्या बचा? 2, तो x का स्क्वायर हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? 5x³ का 5 इंटू 3x², ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से 7x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। 7 इंटू में 2, x की पावर 2 है, नीचे आई मल्टीप्लाई में, तो 7 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन। तो क्या बना? 7 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1, यानी कि x। 7 टू ज़ा 14, इंटू एक्स 14x, तो इसके ऊपर आ गया 14x। अब इसी तरीके से 10x, x की पावर क्या है? 1 है, 1 को अपॉन में यहाँ पर ले आया मल्टीप्लाई में, 10 इंटू 1 आया, इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यानी कि 1 माइनस वन क्या आया? 0, एक्स की पावर 0। अब किसी की भी पावर अगर 0 हो उसका मतलब क्या होता है? 1। ये किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो ये 10
इंटू 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आया क्या, 10। ओके, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 3 15 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10। एंड 11 का इसके साथ में कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल हो गया, 0 के। बस इतना ही करना होता है डिफ्रेंशिएशन में। अब एक और एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू 9x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x²। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, उसमें तो थोड़ा टाइम लगा एक्सप्लेनेशन में भी। अब इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 × 4 36 एंड 4 - 1 x³। तो 36x³ यह है, एन x⁴ का डिफरेंशिएशन, एंड 5 × 3 × x²। 5 3 15 x²। 7 × 2 14 एंड x⁻² - 1 यानी कि 1, तो 14x। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 36x³ प्लस 15x² प्लस 14x। अब एक और एग्जांपल इसी तरीके सॉल्व करते हैं, इसमें पावर जो है नेगेटिव में है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों एक करेक्शन कर लेना है यहाँ पर। 10 × x⁻² है ये। ओके, अब ये नेगेटिव में है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी सिंपल ही है। सेम वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा। इसमें 10 है, 10 इंटू में x⁻² है, x⁻² में 10 कांस्टेंट है, 10 तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट वैसे ही रखेंगे, इंटू यहाँ 10 x⁻² थी, तो -2 को हमने मल्टीप्लाई में लिखा। एक सेकेंड, एक्स की पावर यहाँ पर -2 इंटू एक्स की पावर क्या थी, -2 एंड -1 करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। -2 -1 यानी कि एक्स की पावर -3 हुआ। तो 2 इंटू 10 कितना होता है, 20, एंड माइनस का साइन है तो -20 इंटू एक्स की पावर -3। एक्स की पावर -2 से -3 हो गया, -2 -1 -3, तो -20 एक्स की पावर -3 माइनस, ये वाला माइनस कैसे आया, यहाँ पर प्लस ही है, पहले प्लस था यहाँ पर। ओके, देन अब 9 इंटू एक्स की पावर -3 का अगर हम सॉल्व करें तो 9 इंटू -3, 9 3 ज़ा 27, माइनस का 27 आया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -20 एक्स की पावर -3 -27 एक्स की पावर -3 -1 -4 एक्स की पावर -4। इस तरीके से सॉल्व वाला भी हमने कर दिया। अब एक ही वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, सिंपल है। अब एक नया पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं किसी एक वेरिएबल का, यानी कि x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के ही रिस्पेक्ट में, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो इक्वल आता है 1 के। ठीक, मतलब कि सेम वेरिएबल का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेम वेरिएबल के ही साथ, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 के इक्वल आता है। x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 आएगा, y का डिफरेंशिएशन y के साथ 1 आएगा, z का डिफरेंशिएशन z के साथ 1 आएगा। ओके, एंड थर्ड टाइप क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x। इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये अपॉन में ही तो है, अपॉन में इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके चले जाओ। जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर जो है नेगेटिव में आ जाती है, तो 2x की पावर -5
प्लस एक्स की पावर -7 प्लस एक्स की पावर -1। तो अब इसी इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व करा था माइनस की पावर वाला। सेम वही अप्रोच है, इसमें भी इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। ओके, लॉग, ये कुछ क्वेश्चन है इसमें। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1। ओके, किस तरीके से आया वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू लॉग x। अब लॉग x आ गया तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब भी लॉग x आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ओके, ये याद रख लेना इतना। लॉग का डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग x है, इसका डिफरेंशिएशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1/x के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू 10 log, लॉग के अंदर 5x की पावर 4 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x के रिस्पेक्ट में से सॉल्व करना है। ओके, 10, 10 तो कॉन्स्टेंट ही है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10। 10 जो है कॉन्स्टेंट है, सेम अपनी जगह रहेगा। 10 इंटू लॉग, लॉग के अंदर जो है ये तो पूरा का पूरा x ही है। ओके, तो x, ये तो लॉग का, लॉग x का डिफरेंशियल क्या था, 1/x। तो 10 इंटू 1 अपॉन पूरा का पूरा यही आ जाएगा x अपॉन में, यानी कि 5x की पावर 4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसके अंदर जाएंगे, मतलब कि ये वाला लॉग है, अब इसके अंदर इस वाले x को भी हम सॉल्व करेंगे अलग से, इसको भी, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, 5 कांस्टेंट है, इंटू में x की पावर 4, 4 नीचे आया, मल्टीप्लाई में 5 4 जा 20, 20 इंटू में x की पावर n-1, 4 - 1 कितना हुआ, 3, तो 20x³ इस तरीके से ये भी निकल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हम तो dy बाई डी एक्स क्या आया, 40/x। बस इतना ही करना था, इसमें भी सिंपल ही है ये भी। एंड एक्सपोनेंशियल है, अब एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, इसका एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, या तो इस तरीके से लिख लो, या फिर ई रेज टू की पावर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, जैसे ही हमें गिवन है एज इट इज ये लिख दो पहले, फिर मल्टीप्लाई करके इसकी जो पावर है, इस पावर का डेरिवेटिव निकाल दो बस। जैसे यहाँ पर इसका हमने सॉल्व करा है, कैसा आएगा, ई रेज टू की पावर एक्स स्क्वायर, एज इट इज हमने सेम लिखा, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x आएगा, मल्टीप्लाई में ही कर दिया, बस इसका डेरिवेटिव निकल गया, इजी। ऐसे ही ये वाला भी है, इसको आप खुद ट्राई करना, लॉग वाला इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा हमने, ये भी आप खुद से ट्राई करना। ओके, नाउ किसी इक्वेशन में कंपोनेंट और आर्ग्यूमेंट दोनों हो तो पहले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट को करते हैं, इसी को बोलते हैं चेन रूल। कुछ नहीं है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करा था, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा है कंपोनेंट, log 5x की पावर 4, ये पूरा है कंपोनेंट, इस पूरे को बोलते हैं कंपोनेंट। ओके, ये हो गया हमारा कंपोनेंट। एंड ये वाला जो पार्ट है 5x की पावर 4, इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करा था, लॉग को, यानी कि सबसे पहले कंपोनेंट को सॉल्व करो एंड देन आर्ग्यूमेंट पर जाओ। पहले हमने कंपोनेंट को सॉल्व करा, यानी कि लॉग को सॉल्व करा था, उसके बाद हम इसके अंदर गए थे जो आर्ग्यूमेंट है। बस यही है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट वही है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चेन रूल, सिंपली, और कुछ नहीं है इसमें। ओके,
अब एक क्वेश्चन है ये वाला, कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड वाई, हमें इक्वेशन ये गिवन है, वाई की इक्वेशन। कुछ नहीं करना है इसमें भी, सिंपल। सबसे पहले इसका वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद ये यहाँ तक तो हम कर ही लेंगे इजीली, डेरिवेटिव निकल जाएगा। फिर इसके बाद जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर वैल्यू जो है पुट कर दो 1 एंड उसको सॉल्व कर दो, आंसर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। जैसे ये 4x³ प्लस में 2/x है, तो 4x का क्यूब, x का क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 2/1 यानी कि 2, 4 प्लस 2 क्या है 6, बस और कुछ नहीं है इसमें। एक नोट है, जब डेरिवेटिव में वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं तो उसे एब्सोल्यूट डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है x इक्वल्स टू 1, इस वाले डेरिवेटिव के अंदर इसी को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। बस ये नेम है और कुछ नहीं है, इनका ज़्यादा काम नहीं होता। ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है, इसी टाइप में ही, आप खुद से ट्राई करना ही। नाउ एक कॉन्सेप्ट है ये वाला, प्रोडक्ट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, जब मल्टीप्लाई में हो वेरिएबल्स कई सारे, तब उसको हम कैसे करते हैं। वाई जैसे हमें गिवन है एग्जांपल, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका एक सिंपल सा बेसिक रूल होता है, एक इसको मान लो फर्स्ट एंड इसको मान लो सेकंड, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड ये वाला हो गया सेकंड फंक्शन। ओके, एक सिंपल सा रूल है इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब कि फर्स्ट को एज इट इज वैसे ही लिख दो एंड सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो, देन प्लस ऐड ऐड करो, फिर सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो वैसे ही एंड फर्स्ट वाले फंक्शन का प्रोडक्ट, बस। यानी ये फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ओके, मतलब फर्स्ट वाले को एज इट इज रख दो एंड सेकंड वाले का डेरिवेटिव निकाल दो। इस डेरिवेटिव को इस तरीके से भी लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका एक। देन सेकंड वाले को ऐसे ही एज इट इज रख दो सेम, इनटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, बस इतना ही करना है। इसी को ही बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, ये सिंपल सा एक रूल याद रखना, बहुत इजी है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम लगभग अपने लास्ट पर ही जा ही रहे हैं, टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं, लास्ट ज़्यादा नहीं बचा अब। तो आज इस चैप्टर का पैकअप कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये वाला रूल याद रखना जो मैंने यहाँ पर लिखा है अभी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंपॉर्टेंट रूल है ये। डी वाई बाई डी एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है वाई का, डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स में इज इक्वल्स टू फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन, इसमें हमने ले लिया लॉग एक्स को एंड सेकंड फंक्शन ये है एक्स क्यूब। तो इसका फर्स्ट फंक्शन यानी कि लॉग एक्स, इसको हमने एज इट इज रखा, कोई चेंज नहीं। एंड ये सेकंड फंक्शन जो है इसका हमने क्या करा, डेरिवेटिव 3x²। जब हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x² आएगा, देन प्लस सेकंड, अब ये सेकंड वाला जो फंक्शन है इसको एज इट इज रखना है यहाँ पर, x³ इंटू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1/x, बस।
अब एक ये सेकंड वाला एग्जांपल है बच्चों, अपना आप खुद ट्राई करके देखना है, ये भी हो जाएगा जैसे मैंने ये वाला बताया, एज इट इज़ ये भी होगा सेम। नाउ अब हम पढ़ते हैं चेन रूल के बारे में एकदम अच्छे से। पहले हमने बस बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से देखा था, अब हम पूरा का पूरा चेन रूल देखते हैं किस तरीके से इसमें काम होता है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है चेन रूल को अप्लाई करने पर कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पावर को, देन कंपोनेंट एंड देन आर्ग्यूमेंट। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का क्यूब एंड इसकी होल पावर है 4। तो सबसे पहले हम सॉरी तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी पावर को। ओके, पावर को सॉल्व करेंगे, यानी कि पावर को कैसे डेरिवेट करते हैं हम पावर को। ये मान लो ये x की पावर 4 है अभी, ये log x का क्यूब है, इसको हम लेट कर लेते हैं x, एंड x की पावर 4 है, एंड x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आता है 4x क्यूब। तो यहाँ पर भी हमने यही करा है, 4x क्यूब ही तो है, 4x क्या लेट करा था हमने, log x का क्यूब। यहाँ पर ये log x है, log x का क्यूब ही तो है, x ही हो गया, इसकी पावर क्या है 3 है बस। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, पावर के बाद कंपोनेंट पे जाओ। कंपोनेंट हमारा क्या है, ये लॉग वाला, इसी हिस्से को क्या बोलते हैं कंपोनेंट। अब कंपोनेंट यानी कि लॉग, लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग एक्स का मतलब क्या है 1/x, लॉग एक्स क्यूब मतलब इसको लॉग एक्स ही लो अभी। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 कर दो बस। एंड इसके बाद हम मल्टी इसके अंदर जाएंगे x वाले पार्ट पे, यानी कि जो क्या है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पे गए, ये है x का क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे मल्टीप्लाई में। डेरिवेटिव इसका कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई में आ गया 3x इंटू 3 - 1 2, यानी कि 3x²। तो डेरिवेटिव निकालने पे क्या आया 4 log x क्यूब की पावर 3 इंटू 1/x³ इंटू 3x²। तो x² से ये क्यूब कट गया, यहाँ पर x की पावर 1 बचा। ये हमने कैंसिल आउट कर लिया, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या है 12, 12 log x का क्यूब की पावर 3 इंटू 1/x। तो सिंप्लीफाई करके हमने लिखा तो क्या बना 12 log x की पावर 3 इसका होल क्यूब अपॉन में x। और सिंपल सा याद रखना, log x का डेरिवेटिव 1/x, साइन x अगर हो तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, यानी कि साइन x इक्वल्स टू cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x। ओके, इतने ही कॉन्सेप्ट याद रखना, बाकी तभी और देखते हैं आगे के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स सेम प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड और चेन रूल पे, ये चेन रूल के ऊपर ये भी सारे। तो इनको ट्राई करते हैं एक बार। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर 4, इसकी होल पावर है 4। सबसे पहले पावर, पावर को सॉल्व करा 4 साइन एक्स की पावर 4 का होल क्यूब इनटू, अब इसके अंदर गए हम साइन वाले पार्ट पे, यानी कि कंपोनेंट पे। कंपोनेंट क्या है साइन, साइन का क्या है कॉस होगा, कॉस में बदल दिया हमने इसको, कॉस एक्स की पावर 4। अब आर्ग्यूमेंट पे जाएंगे, यानी कि एक्स वाले पार्ट पे जाएंगे, एक्स की पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x³। सिंप्लीफाई करके लिख लो, आ गया आंसर। बस इतना ही करना होता है। अब ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, और एक ये वाला भी। अब एक ये सिंपल सी टेबल है साइन और कॉस की। जब 0 डिग्री का एंगल होगा, ये डिग्री के अंदर है, ये वाले एंगल जो है डिग्री में है, एंड ये वाले रेडियन में है। ओके, जब साइन 0 डिग्री होगा तो उस पर वैल्यू होती है 0। साइन 30 यानी कि π/6, इसकी वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री यानी π/4, इसका मतलब 1/√2। साइन 60 √3/2 यानी कि साइन π/3। साइन 90 या साइन π/2, इसका मतलब साइन की π/2 की वैल्यू क्या हुई 1। एंड कॉस में एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या इसको रिवर्स कर दो साइन के वैल्यूज को, यानी कि 90 वाली जो वैल्यू है वो 0 पे आ गई,
कॉस 0 1, देन इसको यहाँ पर लिख लिया। 45 साइन और कॉस के लिए सेम होता है, 1/2 यहाँ पर आ गया 0 90 पे। बस इतना ही करना है इसमें। अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए टी। कैलकुलेट करना है हमें dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे। y हमें गिवन है साइन टी इंटू लॉग टी, टी की फॉर्म में ही गिवन है, तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन टी, ये क्या लग रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल है। ओके, y है, y को पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे इसको t के रिस्पेक्ट में। तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, एंड log t का डेरिवेटिव log t इंटू साइन t इंटू 1/t। यहाँ पर हमने अप्लाई करा है प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसे हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन, इसे ले लिया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये है प्लस। ओके, तो साइन टी इसको एज इट इज हमने ऐसे ही रखा है यहाँ पर। लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t यानी कि लॉग एक्स 1/x, वही हो गया सेम। देन अब सेकंड वाले को सेम एज इट इज रखेंगे, लॉग टी को सेम रखा, एंड साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी हो गया। ये हमने पहले डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद टी, जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर पाई बाई 2 पुट कर दो। टी की जगह पाई बाई 2 यानी कि कॉस टी है यानी कॉस पाई बाई 2, लॉग टी है लॉग पाई बाई 2, साइन टी है साइन पाई बाई 2, एंड टी की जगह 1/पाई बाई 2 हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लो। कॉस 90 क्या होता है, 0, लॉग पाई बाई 2 अभी ऐसे ही रहने दो, एंड साइन पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती है 1। इसको 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, 2/पाई हो गया ये। तो इस पे अब उसको हम सिंप्लीफाई करते रहो। लॉग पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू 2/पाई, यानी कि लॉग पाई बाई 2 प्लस 2/पाई। अब यहाँ पर 0, कॉस 90 0 हो गया, इंटू लॉग पाई बाई 2, 0 इंटू लॉग पाई बाई 2 क्या होगा 0, एंड 2/पाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस एक और एग्जांपल चलो सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। ये रहा, v इज इक्वल्स टू लॉग टी की पावर 4 प्लस साइन टी, एंड t इज इक्वल्स टू पाई की जगह हम पुट करना है डी वाई बाई डी टी। ये हमें y गिवन है। ओके, ये y है, डी वाई बाई डी टी। तो पहले पावर सॉल्व करेंगे, पावर 4 इंटू लॉग टी की पावर 3 इंटू, अब अंदर वाले यानी कि लॉग को सॉल्व करेंगे, लॉग 1/t। फिर टी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, कोई फायदा नहीं लिखने का इसलिए हमने नहीं लिखा, प्लस अब साइन टी का कॉस टी होगा। ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। इसके बाद टी की जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पर पाई पुट कर दिया हमने। पाई पुट करने के बाद लॉग 4 इंटू लॉग पाई की पावर 3 इंटू 1/पाई प्लस कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो कॉस पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी -1, एंड सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया 4 लॉग पाई की पावर 3/पाई -1। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन ये है। अब हम पढ़ते हैं एक रूल और है, क्वेश्चन रूल, मतलब कि जब फंक्शन हमारा अपॉन में आ जाए तब उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन का कर लिया, प्रोडक्ट रूल करा, क्वेश्चन रूल करा, चेन रूल पढ़ लिया हमने। अब क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल कहता है कि जब भी हमारे पास फंक्शन नीचे अपॉन में हो, मतलब डिनोमिनेटर में भी हो, तब नीचे वाले का यानी कि नीचे जो है ये वाला फंक्शन, इसका स्क्वायर कर दो, एंड ऊपर न्यूमरेटर में ये वाला इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो। ओके, एंड ऊपर वाले को सेकंड फंक्शन मान लो। अब इनका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो
ये आता है नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दो, यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा इसका स्क्वायर कर दो। ओके, एंड फिर यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, माइनस, जैसे हम प्रोडक्ट टूल कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसी तरीके से हम रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। पर इसमें अपॉन में जो है डिनोमिनेटर में फर्स्ट जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। एंड ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। मान यानी कि जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में, बस इसमें प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट रूल ही लग रहा है इसमें भी। सेकंड को हमने सेम रखा है एज इट इज़, एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस इतना ही अप्लाई करना होता है। ये है हमारा क्वेश्चन टूल। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे कि y इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन में एक्स इंटू साइन एक्स माइनस लॉग एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें हमने कुछ नहीं करा, नीचे वाले का फंक्शन जो है साइन एक्स है इसका स्क्वायर कर दिया, फिर ऊपर साइन एक्स को एज इट इज रख दिया, एंड सेकंड वाला जो फंक्शन है लॉग एक्स इसको डेरिवेटिव कर दिया, वन अपॉन में एक्स आ गया, माइनस सेकंड वाला फंक्शन जो है लॉग एक्स उसको एज इट इज रखा, एंड साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन जो था नीचे वाला उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बस। एंड जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई बाई टू पुट कर लो, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/पाई। अब एक और टेन का डेरिवेटिव याद रखना, सेक स्क्वायर एक्स होता है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। एंड ई एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो एज इट इज़ वही आता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी कुछ। चलो अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है इंटीग्रेशन। ये भी फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स में तो बहुत यूज़ होती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के उनको ऐड करके एक बड़ा पार्ट बनाते हैं। यानी कि जब छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं किसी किसी भी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स को हम ज्वाइन करके एक बड़ा पार्ट जब बनाएं तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। लोअर इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज द पॉइंट ऑफ एंड इंटीग्रेशन। इसमें टर्म इंट्रोड्यूस होती है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब कि जहाँ से इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट, एंड अपर लिमिट जहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है उसी को बोलते हैं अपर लिमिट, बस। जैसे ये एग्जांपल है x इक्वल्स टू जीरो, ये है हमारी लोअर लिमिट, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और x इक्वल्स टू थ्री तक गया, थ्री तक गया, ये है हमारी अपर लिमिट। साइन क्या होता है इंटीग्रेशन का, इस तरीके से एक एस की तरह बनाते हैं, लाइक नीचे जो है लोअर लिमिट आ गई, ऊपर अपर लिमिट, ये एस। इस तरीके से हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से सम है, डिनोट करता है सम, यानी कि हम ऐड कर रहे हैं इस चीज़ों को। अब एग्जांपल जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx, जब हम dx का इंटीग्रेशन, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स ही तो है, dx क्या था, छोटा चेंज। ओके, छोटा चेंज, जब हमने इसका इंटीग्रेट करा, छोटे छोटे चेंजेस का जब हमने इंटीग्रेशन करा तो उससे हमें क्या मिला, x, यानी कि एक पूरी वैल्यू मिल गई x। dx का इंटीग्रेशन x के इक्वल हो गया, dw का इंटीग्रेशन करा तो w मिल गया हमें। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला उस वेरिएबल पे लगाते हैं जिसके आगे d होता है। ओके, यानी कि जिसकी, जैसे ये है x, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है यहाँ पर, dx का, जिसके आगे d लगाओ उसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर कोई नंबर हो यानी कि कांस्टेंट हो तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं, कोई कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से उसको बाहर लिखेंगे हमेशा।
लाइक यहाँ पर एग्जांपल मान लो 5 हो गया, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे हम 5 जो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, यानी कि जब हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये गिवन है फॉर्मूला एक्स की पावर एन डी एक्स। जब हमें इस तरीके से ये फंक्शन गिवन है एंड इसका इंटीग्रेशन करना है तब कैसे होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी कि जो फंक्शन है हमारा एक्स, उसकी जो पावर है एन, उसमें एक प्लस कर दो और डिनोमिनेटर में इसी को पूरे को लिख दो यहाँ पर एन प्लस वन। बस इतना ही करना है इंटीग्रेशन में। जब ये हम सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे लोअर लिमिट एंड यहाँ पर हम लिख देंगे अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। बस इतना ही काम होता है इंटीग्रेशन में। इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को। ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, यानी कि इसका फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो एक्स की पावर यहाँ पर क्या है 2, तो 2 में हम क्या करेंगे प्लस वन, क्या होगा एक्स की पावर 3 अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया 3 अपॉन में भी 3। ओके, यहाँ पर एक्स की पावर 3 था तो अपॉन में भी 3 ही हो गया। बस अब इस तरीके से अगर गिवन हो t इंटू एक्स की पावर 3 dx, तो t जो है एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें हमें बोला है x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को। dx जिसके आगे d लगा हो उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो x के आगे d लगा है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को। तो t जो है ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। तो अब ये t जो है ये तो बाहर निकल गया, तो हम सिंपली इंटीग्रेट किसको करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब, ओके, इंटू डी एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t को तो एज इट इज ऐसे रखेंगे कांस्टेंट, इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन यानी कि 3 प्लस वन कितना हुआ 4, अपॉन में भी 3 प्लस वन 4। बस ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ अगर हमें इस तरीके से गिवन हो कांस्टेंट एंड डी टी गिवन हो तब, यानी कि t के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, सिर्फ एक ये कांस्टेंट गिवन है 10, तब कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई में जो हमें ये गिवन है जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी को कर देते हैं, यानी कि 10t हो गया इंटीग्रेशन। 10 का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10t। अगर 10 dx होता तब इसका इंटीग्रेशन होता है 10x। बस सिंपल है ये भी। बाकी ये कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ये क्वेश्चन चलो मैं कराता हूँ ये वाला। 3 क्वेश्चन से, चलो ये क्वेश्चन मैं ये वाला कराता हूँ, फिर 2 बाकी आप करना खुद। फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इंटीग्रेशन ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट कितनी गिवन है 2, अपर लिमिट गिवन है 4। 5x स्क्वायर डी एक्स, 5x स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे इसका, 5 अपॉन में 3, अपॉन में 3 कैसे आया, 5 जो है कांस्टेंट है, 5 को हमने बाहर ले लिया, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर है भी ये, 5 का भी इसमें कुछ रोल नहीं है, तो हमने 5 बाहर कर दिया है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी एक्स है मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर एन हो गया, एन प्लस वन था फॉर्मूला, अपॉन में एन प्लस वन 2 प्लस 1 कितना हुआ एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। ये बन गया फॉर्मूला इंटीग्रेशन करने के बाद। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसमें पुट कर दो। यहाँ पर हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4,
एंड 5 जो था वो तो बाहर था, कांस्टेंट में ही पड़ा था। ओके, अब ये जो 3 है ये भी तो कांस्टेंट ही है, इसको भी तो हम बाहर कर सकते हैं। तो 5 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू, अब एक्स क्यूब बचा है यहाँ पर, एक्स क्यूब यानी कि अपर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट एक्स की जगह पे 4 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आया, 4 का क्यूब माइनस, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे, क्या आएगा, 2 का क्यूब। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा, 5 अपॉन में 3 इंटू ये 64 माइनस 8 कितना आएगा, 56, 56। ओके, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बन गया, ये 280 अपॉन में 3। बस यही अप्रोच रखनी है इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में, फॉर्मूला याद रखना उसका बस। ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, इजी है, हो जाएगा ये। ठीक, अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, जैसे कि अभी ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पर कुछ फॉर्मूले जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के भी इंट्रोड्यूस होंगे इसी में अब। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हमने पहले देखा था भी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, टी, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। बस ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ये तो इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला है, ये तो याद होना ही चाहिए, मतलब कंपलसरी है ये याद होना। साइन एक्स, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तब साइन एक्स का सिंपली वही सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें भी, जैसे डेरिवेटिव में वैसे ही इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में क्या करते थे, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते थे कॉस एक्स, बट इसमें साइन का बस चेंज हो जाता है, यानी कि साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कॉस एक्स के इक्वल आएगा, और जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन एक्स आएगा। पर डेरिवेटिव में क्या होता है, जब हम डेरिवेटिव करते हैं कॉस एक्स का तो वो नेगेटिव साइन एक्स देता है हमें, बट इंटीग्रेशन में साइंस के अपोजिट हो जाते हैं बस। 1 अपॉन में एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है, लॉग एक्स होगा। जब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है तो 1 अपॉन एक्स का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो लॉग एक्स देगा। ई की पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सेम वही रहता है, ई की पावर एक्स। एंड अगर एक्स स्क्वायर होता मान लो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू की पावर एक्स स्क्वायर अगर होता, तब क्या करते, तब ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये तो हम लिखते ही अपॉन में, फिर इसका जो डेरिवेटिव है वो लगते यहाँ पर करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव आता है 2x। बस ये करना होता है इसमें, ई की कॉन्सेप्ट, ई की पावर के कॉन्सेप्ट में। जब ई की पावर जीरो है मतलब 1, लॉग 1 मतलब 0, और अगर लॉग 10 हो गया, लॉग 10 इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली वही सेम टेबल है साइन एक्स की कॉस एक्स की, अ, याद ही होगी वैल्यूज तो, ये इतनी सिंपल सी, कॉस पाई -1, साइन पाई 0। वैल्यूज याद रखना, कॉस पाई -1, साइन पाई 0, और कॉस 2 पाई 1, कॉस n पाई 0, यानी कॉस 2 पाई। कॉस पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी साइन की, सॉरी, साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मतलब कि साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई, कितने भी पाई हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी साइन में, बट कॉस में नहीं होती। कॉस पाई में -1 है, कॉस 2 पाई इसकी पावर ये 1 होती है इसकी वैल्यू, कॉस 3 पाई होगी उसमें -1, देन कॉस 4 पाई अगेन 1, ऐसी अल्टरनेट में चलती रहती है इसकी वैल्यूज। अब ये एक क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पेपर में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन। कैलकुलेट एक्स इजिकल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इफ v इज इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस टी, यानी कि v जो है इसमें साइन टी है प्लस कॉस टी है, लिमिट गिवन है t इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर के t इज इक्वल्स टू पाई तक। ओके, तो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, एंड v की जगह हमने वो रखा साइन टी प्लस कॉस टी, एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या था, कॉस टी, साइन टी का माइनस कॉस टी, एंड कॉस टी का साइन टी। यहाँ पर लिमिट रख दी जीरो टू पाई, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट पाई। अब पाई टी की जगह पाई रखेंगे, पाई माइनस फिर जीरो रख के करेंगे माइनस। इसी तरीके से साइन में भी करेंगे, साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई की वैल्यू -1, कॉस जीरो कॉस जीरो 1, प्लस साइन पाई है जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो इसको तो हटा ही दो, ये जीरो हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा जीरो। यहाँ आगे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2, एंड माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, +2। बस इसी तरीके से ये दो क्वेश्चन और है, ये आप खुद ट्राई करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, इजी ही है, सिंपल। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। बस अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब वो कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी है, तो उसको आप केमिस्ट्री की जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें देख लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो अलग से वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसी में देख लेना, मैं अपलोड करूँगा बाद में। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, एंड पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट्स भी करना, मोटिवेशन मिलेगी इससे भी। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और नोट्स की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच।